हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैट फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी तुम्बाड़, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक गॉडेस का स्टैचू दिखाया जाता है। वो देवी की मूर्ति जो कि अनाज और दौलत का सिंबल थी और ये दुनिया का मानने का एक जरिया था कि वो अपनी दौलत को पैदा करती और बांटती है। और अब इस मूवी में हमें ऐसा माना जाता है कि जब ये दुनिया नहीं बनी थी तो इस देवी ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया था। यहाँ पर जो इसका पहला बेटा था उसका नाम था हस्तार, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन जो इसका बेटा हस्तर था वो इसकी सारी दौलत, अनाज और इसकी सारी पावर्स को खुद लेना चाहता था। उसने अपनी माँ से सारा सोना तो ले ही लिया था, लेकिन जब वो बाकी का अनाज लेने लगा तो उसके बाकी भाई बहनों ने उस पर अटैक कर दिया और उन लोगों ने अनाज को बचा लिया। यहाँ उसके भाई बहन उसे मारने ही वाले थे कि जो गॉडेस स्टैचू जो उसकी मदर थी उसने उसे बचा लिया, पर अब उसकी लालच की उसको ये सजा मिली कि कोई भी वहाँ पर उसकी पूजा नहीं करेगा। और सालों गुजर जाते हैं और वो अपने बेटे को अपने अंदर छुपा कर रखती है। अब वो जगह तुम्बाड़ जहाँ पर उस मूर्ति ने अपने बेटे को अपने साथ रखा हुआ था, तभी वहाँ पर वो लोग उस जगह को टेम्पल बना देते हैं और वो हस्तर की पूजा करने लगते हैं, जबकि उसकी पूजा करने से मना किया गया था। क्योंकि सब लोग अब उसकी पूजा करने लगे थे तो बाकी के देवताओं को इस बात पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो इस वजह से इस जगह पर हस्तर के टेम्पल जहाँ बनाया गया था वहाँ पर बाकी देवताओं ने उस गांव को कर्ज में ले लिया और अब इस वजह से उस गांव में बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो गई, जो कि कभी नहीं रुक रही थी। और अब काफी साल गुजर जाने के बाद हमें इस गांव में तुम्बाड़ में एक औरत को दिखाया जाता है। अब वो औरत एक सरकार के बाड़े में आती है और यहाँ पर एक ही पंडित जिंदा था जिसका नाम था सरकार, इसलिए इस जगह को सरकार का बाड़ा कहा जाता था। यहाँ पर आकर वो सरकार से गोल्ड का कोई कॉइन मांगती है, लेकिन सरकार उसको जवाब देता है कि ये कॉइन ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब अगले ही सीन में हमें उस औरत के दो बेटों को दिखाया जाता है, जिनमें से बड़े बेटे का नाम विनायक राव और छोटे बेटे का नाम सुधा राव था। और यहाँ पर दोनों बेटे अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रोजाना उस सरकार के पास जाया करती थी और आज वो वहाँ से आने में काफी ज्यादा लेट हो गई थी। और यहाँ पर इसके बाद दोनों बेटे आपस में बात करते हैं कि दादी को आज खाना कौन देगा। बेसिकली इनके घर में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसको ये लोग दादी कहते थे और उस दादी की एज बहुत ज्यादा थी और उनकी पूरी बॉडी बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसके बाद उसके दोनों बेटे दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद अब उनकी माँ भी आ जाती है। तभी उसका बेटा अपनी माँ से पूछता है क्या आपको आज गोल्ड का कॉइन मिला। यहाँ पर अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि सरकार की डेथ हो चुकी है। वो लोग उस सरकार का फ्यूनरल करते हैं। इसके बाद वो औरत अपने बेटे से कहती है कि वो लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे, वो इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये कहानी बहुत पुरानी है, इसलिए उस वक्त गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी। तभी ये औरत अपने बेटों को दूसरे शहर जाने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसका एक बेटा पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था। तभी वो अचानक से वहाँ से गिर जाता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी उसका दूसरा भाई विनायक राव अपनी माँ को बुलवाने के लिए जाता है और उसकी माँ उसे वैद्य के पास लेकर जाती है। तभी विनायक उससे पूछता है कि अगर दादी को भूख लगे तो मैं उसको क्या कहूँ। इस पर उसकी मदर उससे कहती है कि अगर दादी को भूख लगे तो उसे तुम खाना दे देना, और फिर भी वो तंग करे तो उससे कहना दादी सो जा, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। और इसके बाद सेम ऐसा ही होता है। फिर अचानक से उसकी दादी उसको कहती है कि क्या तुम्हें खजाना चाहिए। तभी विनायक लालच में आकर उसके दरवाजे के पास चला जाता है कि शायद दादी खजाने का रास्ता बता दे। जब विनायक अंदर आता है तो दादी उसको कहती है कि सरकार के बाड़े में खजाना है। इससे पहले विनायक कुछ और पूछता, दादी उस पर अटैक कर देती है और दादी उसको पकड़कर मारने लगती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तभी विनायक अपनी दादी से बचने के लिए उस नाम को याद करने की कोशिश करता है जो उसकी माँ ने उसे बताया था, और दादी विनायक को खींचकर उसके गर्दन काटने के लिए उसको अंदर ले जाती है। और फाइनली यहाँ पर विनायक को वो वर्ड याद आ जाता है जो उसकी माँ कह कर गई थी, सो जा दादी सो जा, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। और ये सुनते ही दादी सो जाती है। तभी वहाँ पर भी विनायक की माँ भी आ जाती है।
विनायक अपनी माँ से अपने भाई के बारे में पूछता है और उसकी माँ कुछ भी नहीं बताती और उसकी माँ अब उसको कहती है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। और सुबह होते ही ये लोग एक बोट में बैठकर दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। और अब विनायक फिर से अपनी माँ से उस गोल्ड कॉइन के बारे में पूछता है। तभी उसकी माँ विनायक को एक गोल्ड कॉइन दे देती है और विनायक अपनी माँ से कहता है कि अगर हम दादी को खाना नहीं देंगे तो शायद वो भूखा रहकर हमें खजाने के बारे में बता दे। लेकिन उसकी माँ यहाँ पर उसे चुप करवा देती है और अपनी कसम दे देती है कि वो अब आज के बाद यहाँ पे तुम्बाड़ वापस नहीं आएंगे। शायद उसकी माँ ने अपने बेटे को खोकर अपने लालच का सबक सीख लिया था। इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि विनायक अब बड़ा हो गया था और वो दोबारा से तुम्बाड़ गांव में आता है, क्योंकि आज भी उसके दिल में उस खजाने के लिए लालच था जो उसकी दादी ने उसे बताया था। इसलिए वो सबसे पहले अपने घर आता है और देखता है कि दादी आज भी जिंदा है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा सा पेड़ बन चुका है। और विनायक फिर से अपनी दादी से उस खजाने के बारे में पूछता है और वो कहता है कि दादी अगर आप मुझे खजाने के बारे में बता दोगे तो वो खजाना हम दोनों आपस में बांट लेंगे। उसकी दादी उसको कहती है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं बस और ज्यादा नहीं जीना चाहती। तब विनायक अपनी दादी से डील करता है कि आप मुझे खजाने के बारे में बता दो, मैं आपको आपकी जान से आजाद कर दूंगा। तभी उसकी दादी उसको बताती है कि कई साल पहले मैं कुएं में उतरने में माहिर थी और फाइनली यहाँ विनायक को पता चल जाता है कि खजाना कुएं में है और वो उस जगह का पता भी लगा लेता है कि जिस जगह पर वो कुआं था और वो उस कुएं में उतरने की प्रैक्टिस भी कर लेता है। लेकिन वहाँ से खजाना कैसे लाना है ये बात उसको अभी भी पता नहीं चलती। और फिर विनायक दोबारा दादी के पास आता है और दादी उसको सारा राज बता देती है। इसके बाद विनायक दादी समेत अपने घर को आग लगा देता है क्योंकि उसने दादी से वादा किया था। और अब जब वो गोल्ड की कॉइन को लेकर अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी बीवी ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है। वो अनाज पीसकर बेचती है और यहाँ विनायक अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। अब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे आने वाले हैं, अब हमारे दिन बदल जाएंगे और हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और अब अगले दिन विनायक अपनी हालत को ठीक करके उस पंडित के पास आता है जिससे उसने कर्ज लिया था। वो उसको एक गोल्ड कॉइन को दिखाता है और उससे पूछता है कि ये कितने पैसे का है और यहाँ पर विनायक अपना कर्ज वापस कर देता है जो उसने पंडित से लिया था। और अब विनायक इसी तरह कुछ दिन बाद फिर से तुम्बाड़ जाता है और वहाँ से कुछ गोल्ड कॉइन लेकर आ जाता है और इनको शहर में आकर बेच देता है। इसी तरह वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था और इसी तरह विनायक का घर भी बदल गया था और उसकी कंडीशन भी काफी अच्छी हो गई थी। और अब उस पंडित के दिल में भी लालच आ जाता है जिसके पास से विनायक ने कुछ पैसे लिए थे। और अब वो पंडित विनायक के पास जाता है और उसको कहता है कि वो उसे अपने काम में हिस्सेदार बना ले। लेकिन विनायक उस पंडित की बात को नहीं मानता। अब उस पंडित के दिल में लालच था कि वो भी तुम्बाड़ गांव जाकर गोल्ड कॉइन्स को लेकर आए। तभी वो पंडित 2 दिन के लिए एक औरत को पैसे देता है कि वो विनायक के साथ रहे। तभी वो तुम्बाड़ गांव जाकर उस खजाने को पता करेगा। लेकिन वो लड़की और ज्यादा पैसों के लालच में विनायक को सब कुछ बता देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तुम्बाड़ गांव की तरफ। वहाँ पर हम पंडित को देखते हैं जो अब तुम्बाड़ में पहुँच गया था। इसके पीछे ही विनायक भी आ जाता है जिसकी नजर सिर्फ पंडित पर थी। लेकिन विनायक जानबूझकर उस पंडित को सब कुछ दिखाता है कि वो किस वक्त क्या करता है। और वो पंडित देखता है कि विनायक एक कुएं में उतरता है और उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ से बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन लेकर बाहर आ जाता है। और अब पंडित भी ऐसा ही करता है। इसके बाद पंडित कुएं में उतरकर काफी आगे जाता है क्योंकि रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और उस कुएं में दीवारें रेड कलर की थी और यहाँ पर साफ महसूस हो रहा था कि कोई सांस ले रहा है। और यहाँ पर पंडित एक छोटे से ट्रंक को देखता है। जब वो खोलता है तो उसमें एक छोटी सी आटे की गुड़िया निकलती है और जब वो उस गुड़िया को पकड़ता है तभी हस्तर को अनाज की खुशबू आ जाती है। और अब हस्तर गुड़िया के साथ साथ पंडित को भी खा जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर विनायक आ जाता है और वो देखता है कि पंडित का भी वही हाल था जो उसकी दादी का था। लेकिन पंडित ने कभी शायद विनायक की मदद की थी, इसलिए वो उसकी मदद करता है और उसको उसकी जान से आजाद करा देता है क्योंकि शायद वो बहुत ज्यादा दुख में था। बेसिकली यहाँ पर एक वरदान था क्योंकि इंसान कभी भी हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हस्तर का ये कर्ज था कि कोई भी जब उसकी जगह पर आएगा या वो उसको काट लेगा तो वो इंसान हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। लेकिन हमेशा जिंदा रहने के साथ साथ
उस इंसान की बॉडी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, जैसे कि हमें दादी की बॉडी को दिखाया गया था। और फिर अब इस पंडित की बॉडी को दिखाया गया है। इसके बाद आगे कहानी शिफ्ट होती है। कुछ साल बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि विनायक का एक बड़ा बेटा है जिसका एक पाँव खराब था, और विनायक अपने ही घर में अपने बेटे को एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट बनाकर देता है, जहाँ पर वो कुएं में नीचे उतरने की प्रैक्टिस करता है और रोजाना इस बात को नोट करता है कि उसने ये काम कितने सेकंड या कितने वक्त में पूरा किया। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने उस गांव को अपने अंडर लेने का फैसला कर लिया था, और अब जब ये बात विनायक को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो कैसे वहाँ जाकर सोने के सिक्कों को लेकर आएगा, क्योंकि विनायक अब बूढ़ा हो चुका था। इसलिए अब वो अपने बेटे को इस चीज की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। अब विनायक अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ आ जाता है और उसको यहाँ पर लाकर आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है, और वो उससे कहता है कि तुम आटे की गुड़िया में बहुत सारे पत्थरों को मिलाने की कोशिश करना, जिससे हस्तार उसे खाने में काफी टाइम लगाएगा और हमें चोरी करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। अब विनायक और उसका बेटा जब कुएं के अंदर जाते हैं तो विनायक का बेटा अपने साथ गलती से एक आटे की गुड़िया को रख लेता है, जिसे देखकर हस्तर वहाँ पर फौरन आ जाता है। इसके बाद फिर विनायक और उसका बेटा ऊपर आ जाते हैं और विनायक अपने बेटे को बहुत डांटता है, लेकिन इसी बीच विनायक के बेटे ने वहाँ से एक गोल्ड का कॉइन उठा लिया था। इसके बाद विनायक का बेटा उससे कहता है कि हम हस्तर को एक ही गुड़िया देते हैं, अगर इसी तरह हम हस्तर को बहुत ज्यादा आटे की गुड़िया दे तो वो उसे खाने में बिजी हो जाएगा और हम बहुत सारा गोल्ड कॉइन वहाँ से उठा के ला सकते हैं। और फिर अगले दिन विनायक और उसका बेटा अपने प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। उसके बाद वो दोनों बहुत सारा आटा लेकर तुम्बाड़ गाँव की तरफ चले जाते हैं और वो दोनों उस कुएं के बाहर बैठकर बहुत ज्यादा गुड़िया बनाते हैं। और अब वो जैसे ही कुएं में उतरते हैं तो वो ट्रंक के इर्द गिर्द आटे का घेरा बना देते हैं, जिसकी वजह से हस्तर उनके करीब नहीं आ सकेगा, और वो बहुत सारे गुड़िया को वहाँ से फेंक देते हैं। और वो जैसे ही उन गुड़िया को फेंकते हैं तो जितनी ज्यादा गुड़िया होती हैं वहाँ उतने ही ज्यादा हस्तर आ जाते हैं, लेकिन जो उन लोगों ने आटे का दायरा बनाया था उसके पास हस्तर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसका एक रीजन था। जब हस्तर ने अपनी माँ की सारी दौलत ले ली थी, लेकिन जब वो अनाज लेने गया तो उसके भाइयों ने उस पर अटैक कर दिया था और उसके ऊपर इस बात का कर्ज था कि वो अनाज को अपने हाथों से नहीं ले सकता था, और इसी वजह से वो दायरे को पार नहीं कर सकता था। और अब काफी रात हो चुकी थी। विनायक और उसका बेटा उसी दायरे में बैठ के इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही गुड़िया खत्म हो हस्तर की तादाद भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके पास एक और बड़ी गुड़िया पड़ी थी। विनायक उस बड़ी गुड़िया से छोटी छोटी गुड़िया बनाकर अपनी बॉडी पर बांध लेता है, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों में से एक को बचाने के लिए एक का सेक्रीफाइस करना जरूरी था। तो विनायक इसलिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और अपने बेटे को बचा लेता है। और जब वो गुड़िया बांधकर उस कुएं से बाहर आता है, वैसे ही हस्तर विनायक के पीछे जाता है और इस घेरे से टच होकर सभी हस्तर मर जाते हैं। और फाइनली ऐसा मोमेंट आता है कि यहाँ पर सभी हस्तर खत्म हो चुके थे और अब विनायक का बेटा भी उस कुएं से बाहर आ जाता है। और जब वो कुएं से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके फादर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जैसे उसकी दादी और उस पंडित की हालत खराब हुई थी। यहाँ विनायक अपने बेटे को गोल्ड कॉइन्स की एक थैली देता है। फिर विनायक अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें यही सब चाहिए था, लेकिन तभी विनायक के बेटे को उसकी कही हुई बात याद आती है कि हमें ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, हम हस्तर के वरदान से जिंदा तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो बहुत ज्यादा दुख दे और तकलीफ हो। और यहाँ पर यही सब सोचकर वो अपने फादर की बॉडी को जला देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इस मूवी से हमें एक सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।